तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी थी नीलम। तुम इस तस्वीर के बारे में जानना चाहती थी ना कि कौन है ये? तो आज जान लो, वो तस्वीर तुम्हारी सौतेली माँ नीलम की थी। रजिया ने भी स्पॉट लहजे में जवाब दिया। नीलम? मेरी सौतेली माँ? फारिया को लगा उस पर आसमान टूट पड़ा है। तवाइफ थी वो, अपने जमाने की मशहूर तवाइफ। सबीहा बेगम बुरी तरह चीख उठी। तवाइफ? फारिया गुंग सी रह गई। हाँ, तवाइफ थी, मगर बहुत से शरीफों से भरकर शरीफ थी वो। रजिया बीबी तड़प कर बोली। तवाइफ कभी शरीफ नहीं हो सकती रजिया बीबी, याद नहीं उसने क्या गुल खिलाया था? सबीहा बेगम तंजिया अंदाज में रजिया बीबी को घूरते हुए बोली। वैसे भी तुम क्यों बुरा कहोगी उसे? तुम्हारा बेटा तो खुद उसके इश्क में गिरफ्तार था। सबीहा बेगम नफरत से बोली। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा बेटा बेकसूर था। इल्जाम लगाया था आप लोगों ने उस पर। रजिया बीबी तड़प कर बोली। बेकसूर? रंगे हाथों पकड़ा गया था वो। सबीहा बेगम तेज लहजे में बोली। कौन कसूरवार था, कौन बेकसूर, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है बेगम साहिबा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। रजिया बीबी ने भी दो बदू जवाब दिया। बरसों पहले का डर खौफ अब नफरत का रूप धार चुका था, और ये नफरत उनके मुंह से चिंगारी की सूरत अदा हो रही थी। सिर्फ इस मासूम नीलम को ही नहीं, आप लोगों ने मेरे बेकसूर बेटे को कसूरवार ठहरा कर उसे भी मार डाला। मैं बख्त खानदान को कभी माफ नहीं करूंगी बेगम साहिबा, मरते दम तक नहीं। रजिया बीबी की आंखें ही नहीं, लफ्ज भी भीगने लगे। फारिया हक दक सी ये सारी सूरत हाल देख रही थी। आज जैसे आगाही का दिन था। जो राज बरसों से बख्त खानदान के सीने में दफन थे, आज जैसे किसी ज्वालामुखी की सूरत फूटते चले जा रहे थे। जिन बातों को जानने के लिए वो और कमर जहां शहर की खाक छानती फिर रही थी, इन तमाम बातों के जवाब आज उसे मिले भी तो हमाद के घर से। वो सुन खड़ी थी तो शबनम उसकी सौतेली बहन थी, और उसका बाप अपनी इस बेटी के इस दुनिया के वजूद में रखने से बेखबर था। फारिया को यह हकीकत ही नाकाबिले बर्दाश्त महसूस हो रही थी। चली जाइए यहाँ से बेगम साहिबा, और दोबारा कभी यहाँ का रुख ना कीजिएगा, क्योंकि दिलावर को अगर इस घर में नीलम की मौजूदगी का पता चल गया तो वो तूफान ले आएगा। और तुम फारिया? रजिया बीबी सबीहा बेगम को बावर कराते हुए एकदम से गुमसुम सी खड़ी फारिया की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोली। फारिया उन्हें चौंक कर देखने लगी। अगर तुम्हें हमाद की जिंदगी अजीज है तो तुम इससे दूर चली जाओ, वरना तुम्हारा जालिम बाप ना तुम्हें माफ करेगा ना ही हमाद की जिंदगी बख्शेगा। रजिया बीबी के सख्त अल्फाज सुनकर फारिया के तन बदन में सर्द लहर सी दौड़ गई। चलो फारिया, यहाँ से चलो, सबीहा बेगम ने उसे झिड़कते हुए कहा। लेकिन दादी, फारिया परेशानी से सबीहा बेगम को देखते हुए बोली। फारिया, हकीकत जान लेने के बाद इस खानदान में रिश्ता जोड़ना नामुमकिनात में से है। दिलावर तो दूर की बात, मैं तुम्हें इस घर में आइंदा कभी भी कदम नहीं रखने दूंगी जिसमें इस तवाइफ की बेटी रहती हो। बेगम साहिबा गुस्से से आग बगोला होते हुए बोली। मत भूलिए बेगम साहिबा, वो तवाइफ की बेटी आपके बरखुदार की जायज और लाजवाल मोहब्बत की निशानी है। बेगम साहिबा, रजिया बीबी ने जताते हुए नजरों से देखते हुए कहा। मेरे बेटे ने जरूर इस औरत से शादी की, मगर बेवफाई उसकी रग में खून बनकर दौड़ रही थी। तुम्हारे बेटे के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने का फल है वो लड़की, तब ही तो तुम्हारे पास छोड़कर मरी है वो, और तुमने उसे सीने से लगाकर पाला है। सबीहा बेगम जहर खुंद लहजे में बोली। अफसोस है बेगम साहिबा, आपकी जिंदगी एक शराब और धोखे की सूरत आज तक गुजरती चली जा रही है। रजिया बीबी ने तासुफ से सर हिलाते हुए कहा। जुबान को लगाम दो, मत भूलो कि मेरी नजरों में तुम्हारी औकात क्या है। तुम भले इस घर की निगरान बनी बैठी हो, मगर मेरी नजरों में आज भी एक अदना सी मुलाजमा से भरकर कोई अहमियत नहीं तुम्हारी। सबीहा बेगम तनफर से बोली। चलो फारिया। वो फारिया को घूर कर ताहुक्म अमेज लहजे में बोली। फारिया उन्हें एक नजर देखकर खामोशी से वहां से निकल गई। सबीहा बेगम भी सख्त नजरों से रजिया बीबी को देखती हुई वहां से जाने लगी। रुकिए बेगम साहिबा, रजिया बीबी ने अचानक उन्हें रोक डाला। सबीहा बेगम रुककर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी। बात सिर्फ शबनम की होती तो मुझे इतना खौफ नहीं सताता। मसला भयानक ही नहीं, खौफनाक भी है।
रजिया बीबी ने दबे दबे लफ्जों में कहा। बात को उलझाओ मत रजिया, जो कहना है खुलकर कहो। सबीहा बेगम ने नागवार लहजे में कहा। फारिया को इस घर से दूर रखिए, क्योंकि आपका बेटा सिर्फ नीलम और मेरे शोहर का ही नहीं, हमाद की माँ का भी कातिल है, और ये राज मेरे सीने में आज तक दबा हुआ है। मगर जिस दिन ये राज फाश हुआ तो उस दिन हमाद के दिल में फारिया के लिए पलती मोहब्बत शदीद नफरत में ढल जाएगी। मुझे आप लोगों से तो कोई हमदर्दी नहीं, मगर फारिया से है, क्योंकि इसका बचपन मेरी गोद में गुजरा है। इसकी माँ से मेरा बड़ा गहरी कल्बी ताल्लुक था, और मैं नहीं चाहती कि अपने बाप की किया धरा इस मासूम बच्ची को भुगतना पड़े। रजिया बीबी ने एक और बड़ा इंकशाफ कर डाला। सबीहा बेगम शॉक्ड सी कैफियत में रजिया बीबी को देखने लगी। उनके चेहरे का रंग जर्द हो चला। वो घबराए हुए आलम में वहां से निकल गई। ए काज़ी वक्त, इस बार दगा न करना, मेरे कातिल को तुम फिर से रहा न करना। मोजज़ा है कि जिंदा हूं मैं, पर हक को मार दिया है उसने। ये जो घाव है मेरे जिस्म पर, उनसे गहरा वार किया है उसने। दिन दहाड़े खंजर चलाकर कानून को धुतकार दिया है उसने। आंखों देखा झूठ बताकर अदालत को बाजार किया है उसने। इंसान, फरिश्तों और खुदा को किस्म से ललकार दिया है उसने। ऐ काज़ी वक्त, इस बार दगा न करना, मेरे कातिल को तुम फिर से रहा न करना। मुन्नी ढाल से चलती चली जा रही थी। उसके सीने से चिमटी जान हमक हमक कर उसे अपने होने का एहसास दिला रही थी, मगर वो जैसे दुनिया और माफिया से बेगाना हो चुकी थी। चेहरे पर जमाने भर की धूल चिमटी थी। आंखें स्याह गहरे हलकों में धंस चुकी थी। उसके कदम नामालूम समत की जानिब उठते चले जा रहे थे। जब मंजिल बेनामो निशान हो तो कदम भी अनदेखे रास्तों की जानिब उठते हैं। उसके थकन ज़दा कदम भी एक पुराने तर्ज की इमारत के सामने जा रुके। बच्चा जो इतनी देर से भूख बर्दाश्त कर रहा था, बाछें चीर कर रोने लगा। वो उसे प्यार से थपकते हुए उस इमारत की पेशानी से लटती नाम की तख्ती पढ़ने लगी। जाए अमान, उसने जेरे लब नाम पढ़ा। वो बच्चे को चुप कराती इस इमारत के अंदर दाखिल हो गई। बीबी जी, क्या नाम है तुम्हारा? एक छोटे से कमरे में मेज और उसके दोनों जानिब कुर्सी रखी थी। एक टन की अलमारी और बुक शेल्फ दाएं बाएं मौजूद थी, जिसमें सैकड़ों फाइलें दर्ज थी। कुर्सी पर बैठी एक उधेड़ उम्र औरत ने अपना चश्मा नाक पर सिरका कर उसे देखते हुए सवाल किया। सज्जल? वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। पूरा नाम बताओ बीबी, इस औरत ने बगौर देखते हुए सवाल किया। सज्जल, यही मेरा पूरा नाम, सज्जल ने आहिस्तगी से जवाब दिया। माँ बाप, शोहर, भाई बहन या कोई और रिश्ता? सिर्फ इस एक नन्ही जान के अलावा और कोई रिश्ता नहीं। बड़ी दुनिया में अकेली हूँ मैं, सज्जल ने गोद में मौजूद बच्चे की जानिब इशारा करते हुए कहा। ठीक है बीबी, जाए अमान तुम जैसी औरतों का ही ठिकाना है। यहाँ अकेली बेबस लाचार औरतें सुकून से जिंदगी गुजार सकती हैं। वो औरत इस बार निस्बतन नरम लहजे में कहने लगी। हाँ, मगर तुम्हें यहाँ ठिकाना तो मिल जाएगा, मगर रोजी रोटी के लिए हाथ पैर भी चलाने होंगे, उसने बावर कराते हुए कहा। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ रहने के लिए ठिकाना मिल जाए, सज्जल ने जोर देते हुए कहा। ठीक है बीबी, पहले तुम यहाँ दस्तखत कर लो। हाँ, मगर दस्तखत से पहले जाए अमान के असूलो ज़वाबत समझ लो। वो औरत एक फार्म नुमा कागज उसके हवाले करते हुए सज्जल को तमाम तफसीलात समझाने लगी। मम्मा, मारियाना खुशगवार हैरत में मुब्तला दरवाजा खोले खड़ी थी। सामने सोफिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। मम्मा की जान, सोफिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा। आपने तो आज सुबह सुबह ही मुझे सरप्राइज दे डाला। वो बेहद खुश थी। बताकर आती तो तुम्हारे चेहरे पर फैली ये रोशनी कैसे देख पाती, सोफिया ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। वो दोनों बात करते हुए घर के अंदर आ गई। ग्रैनी, देखिए कौन आया है, मारियाना ने बुलंद आवाज में ग्रैनी को सदा लगाते हुए कहा। मैं जानती हूँ मारियाना कि सोफिया आई है। ग्रैनी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई। उन्हें सामने पाकर सोफिया मुस्कुराते हुए उनके गले जा लगी।
یہ سرپرائز خاص تمہارے لیے ہے، میں تو پہلے ہی سے آگاہ تھی، گرینی نے صوفیا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اوہ، ہمیشہ کی طرح آپ دونوں ایک دوسرے سے ٹچ میں رہ کر سارے راز شیئر کر لیتی ہیں اور میں بیچاری بے خبر بنی رہ جاتی ہوں، ماریانا نے خفگی سے دونوں کو گھورتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ صوفیا اور گرینی ماریانا کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ تم بے خبر ہوتی ہو تو تب ہی تو اس خوشی کو محسوس کر پاتی ہو، اور تمہیں خوش دیکھ کر ہمارا کتنا سیروں خون بھرتا ہے یہ تم کبھی نہیں جان سکتی ماریانا، صوفیا نے اس کے گلے کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ ماریانا بے اختیار مسکرا اٹھی۔ گرینی اور صوفیا نے ایک ساتھ پلکیں جھپک کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس شام گرینی نے فیروز حسن کی فیملی کو کھانے پر مدعو کر ڈالا۔ صوفیا اور فیروز حسن ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش اور مطمئن ہوئے۔ میرے خیال سے ہمیں اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد ہی دونوں بچوں کی خوشی پوری کر دینی چاہیے، فیروز حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسل اور ماریانا کے چہروں پر خوشی کے رنگ بکھرتے چلے گئے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، فیروز صاحب کے ارسل اور ماریانا اب جلد از جلد ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج کے بندھن میں بندھ جائیں، گرینی نے مسکرا کر اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میری ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، فیروز حسن نے کھنکارتے ہوئے کہا۔ کیسی گزارش فیروز صاحب؟ صوفیا نے استفسار کیا۔ میری خواہش ہے کہ ارسل اور ماریانا کا نکاح یہاں ہو جائے مگر رخصتی پاکستان میں ہو، فیروز حسن نے اپنے دل کی بات ان سب کے آگے گوش گزار کر کے ایک نظر ان سب کے چہروں کی جانب دیکھا۔ ارسل کے لبوں پر پھیلی مدھم مسکراہٹ دیکھ کر فیروز حسن کے دل میں اطمینان پھیل گیا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی ارسل سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر آئے تھے۔ بابا جانی، میں بس آپ کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی پاکستان میں ہو تو مجھے آپ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، ارسل نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ہمیں آپ کی اس خواہش پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ شادی کی تقریب اگر پاکستان میں ہوگی، کیوں صوفیا؟ گرینی نے شگفتگی سے مسکرا کر جواب دیا۔ بالکل، مجھے خوشی ہوگی اگر شادی کی تقریب پاکستان ہوگی، بلکہ ہم لوگ خود بھی پاکستان جا کر شرکت کرنا چاہیں گے، کیوں ماما جان؟ صوفیا نے مسکراتے ہوئے گرینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گرینی اور ماریانا بے اختیار صوفیا کی بات پر چونک کر دیکھنے لگی۔ مسز صوفیا، یہ تو ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں ہمارے مہمان بنے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مسز حیات؟ فیروز حسن نے خوش ہوتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے گرینی کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ کیوں نہیں فیروز حسن صاحب، پاکستان میری سرزمین ہے اور ایک زمانے سے میں اپنی سرزمین کی مٹی کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پائی۔ آج جب ان بچوں کی وجہ سے اپنے ملک لوٹنے کا راستہ بن رہا ہے تو میں بہت شکر گزاری کے ساتھ آپ کی دعوت قبول کرتی ہوں۔ گرینی کی بات نے ماریانا کو بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا کر ڈالا۔ اس نے شوق نظروں سے سامنے بیٹھے ارسل کو دیکھا، ارسل کی مسکراتی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ تو پھر میرے خیال سے اس ویکینڈ پر ارسل اور ماریانا کا نکاح فکس کر دیا جانا چاہیے، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ فیروز حسن بے اختیار خوش ہوتے ہوئے ان سب کی جانب رائے طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ بالکل، اس ویکینڈ پھر نکاح کی تقریب فکسڈ ہے، گرینی نے مسکراتے ہوئے رضامندی کا اظہار کر ڈالا۔ تم کمال کرتے ہو، یوں دھڑکنوں کا میری استعمال کرتے ہو کہ جل ترنگ میں ہو جاؤں، رنگ رنگ میں ہو جاؤں، تمہارا نام لے کوئی، میں خود بے خود سی ہو جاؤں، آمدوں میں کھو جاؤں اور اس خوشی میں رہ جاؤں، تیری دل فریب چھاؤں میں آج تک تھک کر سو جاؤں۔ ماریانا اور ارسل ایک دوسرے کے سنگ سائیکل وے کی جانب محو سفر تھے۔ چاند کی چاندنی جیسی روشنی نے ماحول کو مزید فسو بنا ڈالا تھا۔ سرسبز پیڑ جو دن کی سنہری روشنی میں باد صبا کے دم پر لہلہاتے تھے، دن ڈھلتے ہی وہ بھی انگڑائیاں لیتے سستانے لگے۔ اس دلکشی خاموشی میں سرسراتی ماریانا ارسل کی سرگوشی فضا میں جل ترنگ سی بکھیرنے لگی۔ تم نے پاکستان جانے کے بارے میں سوچا تھا؟ ارسل نے دھیرے سے پوچھا۔ سوچا تھا، ماریانا نے ہولے سے جواب دیا۔ اچھا، کب؟ ارسل حیران ہوا۔ ایک مرتبہ تم نے مجھ سے اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کی بات کی تھی،
उस दिन पहली बार मैंने पाकिस्तान के बारे में सोचा था। पहली बार ये नाम मुझे पुरकशिश लगने लगा था। मारियाना खुश्क पत्तों, बूटों से सजी राह गुजर पर धीरे धीरे कदम उठाती कहती चली गई। मुझे भी पहली बार पाकिस्तान जाना अच्छा लग रहा है मारियाना। जब बाबा ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तब पहली बार मुझे पाकिस्तान के जिक्र पर खुशी महसूस हुई। मैंने हमारे बारे में सोचना शुरू कर दिया। अरसल उसके चेहरे को अपनी मुस्कुराती निगाहों के हसार में लेते हुए कहने लगा, अच्छा, तो तुमने क्या सोचा हमारे बारे में? मारियाना मुतजस्सस हुई। मैंने सोचा शादी के बाद हम अपने रिश्ते के साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरती को भी एक्सप्लोर करेंगे। हम पहाड़ी इलाकों पर जाएंगे, खूबसूरत वादियों में घूमेंगे। अरसल ने हौले से उसका हाथ थामा था और आंखें मूंदे जैसे तसव्वुर में खो गया हो कहता चला जा रहा था। और क्या वादिये नीलम भी जाएंगे? मारियाना को यकदम याद आया तो पूछ बैठी, तुम्हें याद है? अरसल ने आंखें खोलकर उसे मुस्कुराते देखा। तुमसे जुड़ी हर बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है अरसल। वो पेंटिंग जो तुमने मुझे तोहफे में दी थी, वो मैंने बहुत संभाल कर रखी है, मारियाना जज़ब के आलम में कह रही थी। मारियाना, बस कुछ दिन और फिर हमारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो जाएगा। अरसल की सियाह आंखों से खुशी झलक रही थी। सिर्फ नया सफर नहीं, बहुत खूबसूरत सफर। मारियाना भी मुस्कुराई। जब से तुम मेरे साथ हो मारियाना, मुझे ये जिंदगी, ये दुनिया, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा है। अरसल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अरसल, क्योंकि अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। मारियाना की आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर मौजजन था। वो दोनों इस रविश पर चलते चलते झील की तरफ जा निकले। झील किनारे दुनिया से बेखबर जैसे एक अपनी दुनिया बसा रखी थी दोनों ने। वहां हर गुजरता पुल इन दोनों के लिए आबे हयात था जैसे। तो ये सच है दादी, इस बंद कमरे में रखी वो पेंटिंग मेरी सौतेली माँ की थी? फारिया घर आकर जज्बाती कैफियत में गिरफ्तार सबीहा बेगम से बुलंद आवाज में सवाल करने लगी। सबीहा बेगम के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। वो अपने बिस्तर पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। वो तुम्हारी सौतेली माँ नहीं, एक तवाइफ थी। मारिया की बात पर वो बुरी तरह चटक पड़ी। अच्छा, सिर्फ एक तवाइफ थी? तो इस तवाइफ से मेरे बाप का ताल्लुक क्या था? वो उनके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए पूछने लगी। कोई ताल्लुक नहीं था, सबीहा बेगम सख्त लहजे में बोली। ताल्लुक था दादी, बल्कि ताल्लुक है, और उसका सबसे बड़ा सबूत इस बंद कमरे में रखी इस तवाइफ की वो तस्वीर है। फारिया अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। सबीहा बेगम लब भींचे उसे देखने लगी। जब हकीकत किसी अंधेर गली से निकलकर उनके सामने सीना तान कर खड़ी हो गई थी, तो फिर आर क्या था उन्हें सच कबूलने में? ये बात फारिया समझ नहीं पा रही थी। रजिया बीबी ने वाशगाफ लफ्जों में हर गुत्थी सुलझा डाली थी। फिर सबीहा बेगम ने ना जाने क्यों इस पहाड़ जैसी हकीकत को छुपाने पर तुली हुई थी। पापा को इस तवाइफ से मोहब्बत हो गई और उन्होंने हमेशा की तरह जमाने की परवाह ना करते हुए उससे शादी कर डाली। और फिर क्योंकि वो किसी एक औरत के साथ कभी खुशो मुतमिन नहीं रह सकते, इसलिए इस बेचारी नीलम की भी जान ले ली। यही बात है ना दादी? वो सारी गुत्थियां सुलझा कर एक नतीजे पर पहुंची थी। उसके लहजे में दिलावर वक्त के लिए नफरत अंगराई लेने लगी थी। उसने बेवफाई की थी। वो अपने शोहर के होते हुए घर के मुलाजिम के लड़के से इश्क लड़ा रही थी। सबीहा बेगम सपाट लहजे में बोली, अच्छा, तो ये इश्क क्या पापा ने मेरी मामा के होते हुए नहीं लड़ाया था इस तवाइफ से? फारिया तंजिया लहजे में चटक पड़ी। क्या ये बेवफाई नहीं थी दादी? वो चुभते हुए लहजे में सवाल कर रही थी। सबीहा बेगम के पास उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो फकत लब भींचे फारिया को देखने लगी। मेरी माँ इस बेवफाई का रोग सीने से लगाए, पल पल अजियतें सहती इस दुनिया से मुंह नहीं मोड़ गई। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सच ये है, मेरा बाप एक कातिल है। उसने अपनी दोनों बीवियों का खून किया, रजिया बीबी के बेटे तक को मार डाला। और आप जिस भयानक सच को इस खानदान की बदबख्ती का नाम देकर छुपाती रही हैं, ये दरअसल इस खानदान की मनहूसियत नहीं, इसका कर्मा है, कर्मा। फारिया उन्हें बुलंद आवाज में मोरद इल्जाम ठहराने लगी। खामोश हो जाओ फारिया, तुम अधूरा सच जानती हो। हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने इस तवाइफ को
टूट कर चाहा था, उसे मुआशरे में जायज मुकाम दिलाया था और उसने उसी के पीठ पर खंजर घोंप डाला। वो घटिया किरदार की औरत रजिया और खान के बेटे के साथ बंद कमरे में पकड़ी गई थी। दिलावर ये बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इस वक्त नीलम को तलाक दे डाला। उसके बाद वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम। सबीहा बेगम बोलते बोलते नजरें चुरा गई। मुझे अब आप लोगों की किसी बात पर यकीन नहीं दादी। मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है कि मेरा बाप एक कातिल है। बाप का ताल्लुक फख्र की जमानत होता है, मगर मेरा बाप मेरी शर्मिंदगी की वजह बन चुका है दादी। फारिया इस बार धीमे लहजे में बोली। उसकी आवाज में तासुफ झलक रहा था। फारिया, मैंने कहा था माजी ऐसा नहीं कि तुम उसे जानकर फख्र करो, इसलिए इन राजों पर पर्दा पड़ा रहने दिया मैंने, मगर फिर भी यह बात अगर निकल कर सामने आ गई है तो तुम हमाद का ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो। तुम अब अच्छी तरह जान चुकी हो कि इस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। सबीहा बेगम कमजोर लहजे में बोली। ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता दादी। फारिया कतियत से चला उठी। आप लोगों के गुनाहों का कुफारा मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करके क्यों अदा करूं दादी? आप लोगों के सर पर बदबख्ती के नहीं बल्कि आप लोगों के गुनाहों का साया मंडला रहा है। ये बख्त महल मुझे खुशियों का कब्रिस्तान महसूस होने लगा है, जैसे इसमें रहने वालों की खुशियां इस महल नुमा घर में मदफून हों। और अब मुझे इस घर से, इसके माजी से, हत्ता कि इसके हाल से भी कोई गर्ज नहीं। दादी, नफरत हो रही है मुझे अपने बाप से, उसके किरदार से। फारिया शदीद नफरत का इजहार करते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। हाँ, मगर याद रखिए कि मैं हमाद की मोहब्बत से किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होंगी, खास तौर पर इनके इन हकायक के सामने आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं दादी। निकलते निकलते भी फारिया सबीहा बेगम को ये बात बावर कराना ना भूली। कौन कसूरवार था, कौन बेकसूर, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है बेगम साहिबा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। रजिया बीबी का कहा गया ये जुमला उनके अंदर अजब सी बेचैनी भर चुका था। जिस माजी को तय दर तय पर्दे में छुपाती आ रही थी, वो किसी बिखरे हुए जिद्दी बच्चे की तरह हाथ पैर चलाता अपनी तमाम होलनाकी समेत बाहर निकलने को बेताब था। और आप जिस भयानक सच को इस खानदान की बदबख्ती का नाम देकर छुपाती रही हैं, ये दरअसल इस खानदान की मनहूसियत नहीं, इसका कर्मा है, कर्मा। फारिया के इन कड़क अल्फाज ने जैसे उनके दिल को बुरी तरह झंझोड़ डाला था। या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है। एक तरफ रजिया बीबी अचानक रूबरू आ खड़ी हुई। वो माजी जिसे अपने अंदर छुपा छुपा कर मैं अंदर ही अंदर घुलती चली जा रही थी, वो माजी किसी बरहाना सच की मानित फारिया के सामने आ खड़ा हुआ है। और फारिया वो मुजहमिल से अंदाज में रैकिंग चेयर पर आंखें मूंद कर बैठी झूल रही थी। और ये फारिया सच जानकर ना जाने क्या कर बैठे। कितनी अजियत से मैंने ये सारे गम सहे। अपनी जिंदगी के हर दुख को भुलाकर मैंने फारिया के मासूम वजूद में अपना दिल लगाया, उसे पाला, उसकी परवरिश की, उसकी तरबियत की। और आज सच जानकर वो कितनी मुतनफ्फर हो चुकी है मुझसे। वो गमज़दा सी आंखें खोलकर जरा आगे हो बैठी। कसूर इसका भी नहीं, दिलावर का किरदार, उसकी सोच, उसकी फितरत ऐसी है ही नहीं कि कोई उसकी जात से मोहब्बत कर सके, सराह सके, ताउम्र उसके साथ खड़ा रह सके। वो अपने किसी एक रिश्ते को भी ढंग से निभा नहीं पाया। बदनीयती तो जैसे उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रही थी। और दौड़ती भी क्यों नहीं, उसकी रगों में खून भी तो इन लोगों का दौड़ रहा था जिन्होंने दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का बेड़ा सर पर उठा रखा था। एक जहर खुंद सी मुस्कुराहट उनके होंठों से चिपक गई। किताबे माजी के पन्ने फिड़फिड़ाते हुए उल्टे कदमों पलटने लगे और एक बार फिर इस बाप पर आर के जहां एक नाग फन फैलाए उन्हें खौफ और सरासीमीगी में मुब्तला कर रहा था। वो खामोशी से बिस्तर पर बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी। दिलावर जो गहरी नींद में सो रहा था, शायद नींद में कोई बुरा ख्वाब देख लिया था, तब ही किस्मसा कर उठ बैठा और तब से मुंह बसोरे सबीहा के जिस्म से चिमटा जा रहा था। मगर वो जैसे हर बात से बेनियाज थी। यावर बख्त की बातें उनके जहन से किसी जोंक की मानित
चिपक गई थी। वो आज घर का कुछ जरूरी सामान खरीदने बाजार के लिए निकली थी और यावर बख्त एक बार फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने जिंदगी में एक तवील अरसा तुम्हारे साथ गुजारा है, फिर भी मैं तुम्हें जान नहीं पाई, लेकिन अब समझ आ रहा है तुम एक फरेबी इंसान हो, बल्कि सिर्फ फरेबी नहीं बल्कि घटिया भी। वो यावर बख्त को सामने पाकर इंतहाई नफरत अमेज लहजे में बोली, तुम्हारे बेटा बहुत प्यारा है सबीहा। यावर बख्त ने उसकी बात की करवाहट को सुनी अनसुनी करते हुए अजब यासियत भरे अंदाज में उनकी गोद में मुस्कुराते दिलावर को देखते हुए कहा, मेरे बेटे की तरफ अपनी मैली निगाह न करना यावर बख्त, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबीहा ने शदीद गुस्से के आलम में यावर बख्त को धमकाते हुए कहा और वहां से जाने लगी। कैसा लगेगा सबीहा तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए? यावर बख्त ने पुरइसरार लहजे में उन्हें मुखातिब करते हुए पुकारा। सबीहा शौक डसी कैफियत में पलटकर यावर बख्त को देखने लगी। तुम अगर मेरी जिंदगी में वापस ना लौटी सबीहा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुम पर तंग कर डालूंगा। यावर बख्त उन्हें धमका कर वहां से चले गए। सबीहा गुंग सी उन्हें जाता देखती चली गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो माजी की किताब पढ़ती बुरी तरह चौंक उठी। कौन है? मैं हूँ जी, मैं हूँ। बीजी अंदर आ जाऊं? कमर जहां ने दरवाजे से झांकते हुए उनसे इजाजत तलब की। हाँ आ जाओ कमर जहां, वो गहरी सांस अपने अंदर उतारते हुए बोली। बीजी क्या बात है, जब से आप और फारिया घर लौटे हैं तब से अपने अपने कमरे में बंद हैं, सब खैरियत तो है ना? कमर जहां उनके सामने बैठती फिक्रमंदी से पूछने लगी। खैरियत नहीं है कमर जहां, मैं मिली हूँ इन लोगों से, मगर फारिया के लिए वो लोग मुझे मुनासिब नहीं लगे, किसी सूरत भी नहीं। सबीहा बेगम ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। लेकिन बीजी जितना मैंने जाना है वो बहुत सुलझे मजाज के हामिल तालीम याफ्ता खानदान है, फिर आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? कमर जहां जुज़बुज़ होती बोली। कमर मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग मुझे पसंद नहीं, मैंने ये कहा है मुझे वो लोग फारिया के लिए मुनासिब नहीं लगे। सबीहा बेगम ने अपने कहे गए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। कमर जहां चुप सी उन्हें देखे चली गई। फारिया की वहां शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। सबीहा बेगम ने दो टोक लहजे में इनकार कर डाला। बीजी बात क्या है आखिर? कमर जहां ने हिम्मत करते हुए पूछा। बात नहीं है कमर जहां, बात नहीं है। इस खानदान से रिश्ता जुड़ना कयामत है, कयामत, एक ऐसी कयामत कि मैं खुद उसके वजूद से ला इलम थी आज तक। सबीहा बेगम लरसते हुए लहजे में कहने लगी। उनकी समातों में रजिया बीबी का चुभता हुआ लहजा सरसराने लगा। फारिया को इस घर से दूर रखिए, क्योंकि आपका बेटा सिर्फ नीलम और मेरे शोहर का ही नहीं, हमाद की माँ का भी कातिल है, और ये राज मेरे सीने में आज तक दबा हुआ है। मगर जिस दिन ये राज फाश हुआ तो उस दिन हमाद के दिल में फारिया के लिए पलती मोहब्बत शदीद नफरत में ढल जाएगी। वो नहीं जानती थी दिलावर बख्त इंसानियत के जुमरे से कब का बाहर निकलकर एक वहशी दरिंदे का रूप धार चुका है। वो ये तो जानती थी कि दिलावर ने नीलम पर जान वारते वारते उसकी जान ही ले डाली थी। वो ये भी जानती थी कि फारिया की माँ की मौत का जिम्मेदार भी यावर बख्त है। खान और रजिया का बेटा भी उसके अताब से ना बच सका, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो मजलूम औरत क्यों उसके जुल्म का शिकार हुई। दिलावर ने हमाद की माँ का आखिर खून क्यों कर डाला, ये बात उनके दिल में खौफ पैदा कर चुकी। और फारिया इस मजलूम औरत के बेटे के इश्क में मुब्तला थी। ओ मेरे परवरदिगार, अब मैंने तेरी करनी को पहचाना। फारिया की हमा से मोहब्बत कोई इत्तफाक नहीं, दिलावर की सजा है, उसकी पकड़ है, उसके चेहरे से नकाब का उतरना है। मगर या रब, इस सब में फारिया का क्या कसूर? वो बेचारी तो खुद अपने बाप के जुल्म का शिकार है, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। या रब, वो बेकसूर है, उसे उसके बाप के किए की सजा ना दे मेरे मौला। वो दिल ही दिल में गिरगिराते हुए दुआ मांगने लगी। बीजी, कमर जहां ने उनकी आंखों से आंसू रवां होते देखे तो परेशानी से पुकार उठी। कमर जहां उसकी पुकार पर मतवज्जा होते हुए रोहांसी होते हुए बोली। बीजी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कमर जहां उनका हाथ थाम कर फिक्रमंदी से इस्तफसार करने लगी। कमर जहां, फारिया को बचा लो, फारिया की शादी उस लड़के से नहीं हो सकती। वो शादी नहीं, दरअसल
तबाही है, उसे बचा लो। उसका हाथ थाम कर फरियाद करने लगी। बीजी, कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, मैं फारिया को समझाऊंगी। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि फारिया अब सुनने समझने के दूर से बहुत आगे निकल चुकी है, मगर फिर भी वो सबीहा बेगम की मुज़हमिल कैफियत को देखकर दिलासा दे गई। नहीं, वो अब किसी बात को नहीं समझेगी, वो कोई बात सुनने को रवादार भी ना होगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे दिलावर के पास ले चलो। सबीहा बेगम फैसला कुन अंदाज में अपनी जगह से उठते हुए बोली। दिलावर के पास? कमर जहां को अचंबा हुआ। हाँ, दिलावर के पास, अभी और इसी वक्त, सबीहा बेगम ने दो टोक लहजे में कहा। कमर जहां को लगा कि इस घर की बुनियादें गाढ़े मट्टी या लोहे के भरोसे नहीं खड़ी, बल्कि इन राज आजमाइश और बदबख्तियों के सहारे खड़ी हैं। हर दिन एक नया राज उसकी दरो दीवार से झांकता और घर के मकीन जी जान से लर्ज कर रह जाते। वो एक गहरी सांस भरते सबीहा बेगम का हाथ थामे कमरे से निकल गई। हम जुबां मेरे थे, उनके दिल मगर अच्छे न थे। मंजिलें अच्छी थी, मेरे हम सफर अच्छे न थे। जो पहुंची यहाँ तक असल सूरत में न थी खबर अच्छी, मगर अहले खबर अच्छे न थे। बस्तियों की जिंदगी में बेज़री का जुल्म था। लोग अच्छे थे वहाँ के, अहले ज़र अच्छे न थे। हमको खूबा में भी नजर आती थी कितनी खूबियां, जिस कदर अच्छे लगे थे उस कदर अच्छे न थे। इसलिए आई नहीं घर में मोहब्बत की हवा, इस मोहब्बत की हवा के मुंतजिर अच्छे न थे। एक ख्याल खाम ही मुर्शिद था उनका, ए मुनीर, यानी अपने शहर में अहले नजर अच्छे न थे। कैसे हो पीडोर? अरसल ने मुस्कुराते हुए पीडोर को देखा। काफी अरसे बाद आज उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मैं ठीक हूँ सिनोर, आज आपको यहाँ देखकर मुझे हकीकतन बेहद खुशी हो रही है, पीडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन अरसल भी शगुफ्तगी से मुस्कुरा उठा। ये जगह आपकी थी, जिसे मैं अमानत के तौर पर अब तक संभालता रहा, और सच कहूँ तो इस इजाफी जिम्मेदारी से मैं भी थकने लगा था। पीडोर होले से मुस्कुराते हुए पुरसोच अंदाज में कहने लगा। क्या बात है पीडोर, किसी उलझन का शिकार नजर आ रहे हो? अरसल ने उसे बगौर देखते हुए दरियाफ्त किया। उलझन नहीं अब कोई, जो उलझन थी वो तो अब सुलझ चुकी, पीडोर मैनी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे मैया से फिर कोई बात हुई? अरसल ने उसके बात का मफहूम समझते हुए सवाल किया। हुई थी। खैर, मैया को छोड़े, मैं आज आपकी तरफ आऊंगा, और सिनोर, मारियाना से भी मुझे कुछ अहम बात करनी है। पीडोर ने मैया का जिक्र हवा में उड़ाते हुए कहा। अरस बिनविंडियो, खैर मकदम तुम्हारा। अरसल ने उसे भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा। ऑफिस का पहला दिन इंतहाई मसरूफ गुजरा था। अरसल के सही मायनों में सर खुजाने की भी फुर्सत ना मिली। ऑफिस से निकलते हुए पीडोर भी उसके साथ हो लिया था। वो दोनों एक कैफे में पहुंचे थे। मारियाना को अरसल ने कॉल करके वहीं बुलवा लिया था। हाँ, अब बताओ तुम दोनों को कि मुझे इतनी हंगामी सूरत में यहाँ क्यों तलब किया गया? मारियाना ने इन दोनों को देखकर खुशगवार अंदाज में सवाल किया। ये हंगामी तलबी दरअसल पीडोर की फरमाइश पर की गई है, लिहाजा उसका जवाब भी पीडोर ही दे सकता था। अरसल ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कंधे उचकाकर पीडोर की जानिब इशारा करते हुए कहा। तो पीडोर, मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब कहो क्या बात है? मारियाना पीडोर के जानिब तवज्जो होते हुए मुस्कुराई। बात दरअसल ये है सिनोरा, मैं अब शादी करना चाहता हूँ, पीडोर ने खज्जल होकर सर खुजाते हुए जवाब दिया। क्या वाकई? उसकी बात पर अरसल और मारियाना एक दूसरे को खुशगवार अंदाज में देखते हुए चहक उठे। और मैं चाहता हूँ मेरे लिए सिनोरा मारियाना एक बहुत अच्छी लड़की तलाश करें, पीडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ वाकई? मैं तलाश करूं? मारियाना बेयकीनी से बोल उठी। सिनोरा, आप ही ये काम कर सकती हैं, इस मामले में मैं तो बिल्कुल कोड़ा हूँ, डर लगता है कहीं फिर से धोखा ना खा लूं, पीडोर ने खज्जल होते हुए कहा। तो फिर सिनोरा, आप मेरे दोस्त की इस सिलसिले में मदद करने के लिए हामी भरेंगी? अरसल ने शौखी से पूछा। सिनोर पीडोर की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मारियाना खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात पर अरसल और पीडोर भी हंस पड़े।
सबीहा, क्या बात है? आजकल तुम बहुत परेशान रहने लगी हो। सब खैरियत तो है ना? आसिम काफी दिनों से नोट कर रहा था कि सबीहा की तवज्जो घर पर इंतहाई कम रहने लगी है, हत्ता कि वो दिलावर की जिम्मेदारियों से भी कोताही बरतने लगी थी। हर वक्त मुझमिल सी बैठी किसी गहरी सोच में गर्क रहने लगी थी। कई दिनों से उसके अंदर डर आने वाली तब्दीलियों को देखकर आज आसिम भी बिला आखिर पूछ बैठा, कुछ नहीं आसिम, बस ऐसे ही। वो टालते हुए वहां से उठने लगी, मगर आसिम ने हाथ थाम कर उसे वापस अपने पास बिठा लिया। कुछ तो बात है जो तुम्हें बेहद परेशान कर रही है, मगर तुम इसका इजहार करने से कुतरा रही हो। आसिम ने उसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए दरियाफ्त किया। सबीहा जुज बुज सी आसम को देखने लगी। नहीं, कोई बात नहीं, बिला आखिर नजरें चुराते हुए बोली। मैं नहीं मान सकता। कोई तो बात है जो तुम्हारे लबों से मुस्कुराहट खो चुकी। मेरी समातें तुम्हारी हंसी सुनने को बेताब रहती, मगर तुम जैसे हंसना भूल गई। तुम तो दिलावर की तरफ से भी लापरवाह रहने लगी हो। तुम्हें पता ही नहीं कि दिलावर अभी बिस्तर से नीचे गिरते गिरते बचा है। आसिम उसे एहसास दिलाते हुए कहने लगा। सबीहा उसकी बात पर बुरी तरह चौंकी। उसने बेकरारी से आसिम के पास बैठे दिलावर को देखा। वो आंखों में आंसू भरकर उसे देख रहा था। मेरा बेटा, मेरी जान। सबीहा ने उसे बेताबी से अपनी गोद में भींच लिया, उसे दीवाना वार चूमते हुए प्यार करने लगी। आसिम उसकी एक एक हरकत बगौर देखने लगा। सबीहा। आसिम ने मजीद करीब होकर उसे धीरे से पुकारा। सबीहा ने चौंकते हुए सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। मैं जान चुका हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बेहद परेशान हो, मगर वो बात क्या है मैं नहीं जानता सबीहा, और जब तक तुम लोग बताओगे नहीं मैं अनजान ही रहूंगा। और अगर मैं अनजान रहा तो तुम्हें इस मुश्किल से कैसे निकाल पाऊंगा जिसमें तुम इस कदर उलझ चुकी हो कि तुम्हें अपने इर्द गिर्द की भी कुछ खबर नहीं। आसिम उसके हाथों को नरमी से सहलाते हुए रसान से समझा रहा था। आसिम, उसके पुरखलूस साथ बेलोस मोहब्बत पर वो बुरी तरह तड़प उठी। कहो सबीहा। आसिम ने अपनायत से उसे देखा। यावर बख्त। सबीहा ने सिसकियों के दरमियान अपनी परेशानी का नाम लिया। यावर बख्त। आसिम के चेहरे का रंग यकदम बदल गया। क्या क्या किया उस बदबख्त ने? आसिम फिक्रमंद से ज्यादा परेशान हुआ था। आसिम, वो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है। और सबीहा कहते कहते रुक सी गई। और क्या सबीहा? आसिम बेचैनी से पूछने लगा। और वो कहता है मेरे दिलावर को मेरी नजरों से दूर कर देगा। वो मुझे धमकी देकर गया है, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना डालेगा। सबीहा भीगे लहजे में आसिम को सारी रुदात सुना गई। सबीहा, ये बातें तुम्हें मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी, तुम मुझसे छुपाती क्यों रही? आसिम खुफकी से बोला। आसिम, मैं बहुत डर गई थी, मैं खौफजदा थी कि न जाने ये बातें जानकर तुम मेरे बारे में यहाँ क्या सोचोगे, क्या ख्याल करोगे। सबीहा आंसुओं के बीच नदामत से बोली। सबीहा, तुम आज तक मुझे जान नहीं सकी, या फिर अब तक तुम्हें मेरे साथ पर, मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ सका। आसिम दुख से उसे देखते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है आसिम, मुझे आप पर अपनी जात से भरकर भरोसा है, मैं बस खौफजदा हो गई थी। सबीहा आसिम का हाथ थामते हुए अपने यकीन का एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी। तुम परेशान नहीं हो सबीहा, मेरे होते हुए तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस तुम कभी मुझे कमजोर नहीं समझना, मुझ पर यकीन रखना, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो सबीहा। आसिम ने उसे नरमी से समझाते हुए कहा। सबीहा ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। और हाँ, अब तुम्हें यावर बख्त से भी डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जहन में रखो कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो मुस्कुराते हुए बोला तो सबीहा भी मुस्कुराकर उसके सीने से जा लगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अब यावर बख्त तो क्या, उसकी परछाई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आसिम ने सबीहा के बालों को सहलाते हुए यकीन दिलाते हुए कहा। मुझे यकीन है तुम पर आसिम। सबीहा होले से बोली। यकीन है तो अब परेशान होना बंद करो और मुझ पर और हमारे इस नन्हे शहजादे पर तवज्जो दो। देखो जरा हमारी बातों को कितनी संजीदगी से सुन रहा है। आसिम ने उस सबीहा की तवज्जो दिलावर पर मरकूज करते हुए कहा। सबीहा ने बेसाख्तगी के आलम में अपने लखते जिगर को देखा और बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। दिलावर, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी। सबीहा दिलावर को प्यार करने लगी। और मेरी जिंदगी तुम दोनों से है।
आसिम ने इन दोनों को प्यार से देखते हुए जज़ब के आलम में कहा। सबीहा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसके शाने पर सर रख दिया। ये कैसी लत मोहब्बत है, ये बड़ी जुर्रत मोहब्बत है। आंखें गुलाल हैं देखो, सांसें महाल हैं देखो, बुरा सा हाल है देखो, बड़ा मलाल है देखो, ये क्या जंजाल है देखो, और जरा गौर से देखो तो तुम ये जान जाओगे। मेरी फितरत मोहब्बत है, मेरी आदत मोहब्बत है। अरे तुम टूट जाओगे, खुशी से रूठ जाओगे। ये जज्बे मार डालेंगे, दुखों के हार डालेंगे। ये कब किसी के होते हैं, दिल तुझसे ही रोते हैं। चला है जिस सफर को दीवाने, वही लोग रास्ता खोते हैं। बड़ा बेशर्म है तू अपनी बर्बादी में, मुस्तकिल सरगर्म है तू। ये जो नातवां सा दिल है अब बंद होने को है। मौत का फरिश्ता रजामंद होने को है। फिर शेर को खचार में ललकारना कैसा, यकतरफा से इश्क को पुकारना कैसा। यही हरकते मोहब्बत है, क्योंकि फुरकते मोहब्बत है। अब मुझे डर नहीं लगता जहाँ ये वसवसे ना हों। वो मुझे घर नहीं लगता, और मौत ने तो आना है, मर तो सब ने जाना है। क्या तुम्हें ये लगता है बस यही ठिकाना है? जाते जाते मुझे अकल वालों को सिर्फ यही बताना है। बारहा करके भी, मसलहत से लड़के भी, मेरी हसरत मोहब्बत है, उसकी कुदरत मोहब्बत है। खुदा का कहर बरहक है, मगर शोहरत मोहब्बत है। फारिया बेहद दिल बर्दाश्ता से अपने कमरे में बैठी हुई थी। रजिया बीबी की बातें उसके जहन पर सवार होकर सोचने समझने की हर सलाहियत को मफलूज किए जा रही थी। उसने अवाइल उम्री में अपने बाप को अपना आइडियल मान लिया था। उनका रहन सहन रख रखाव शख्सियत से मरऊब थी वो, मगर ये मरऊबियत अपनी जगह। वो ये बात भी बखूबी जानती थी कि जितनी मोहब्बत वो अपने बाप से करती है, उसका बाप भी उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है उससे। उसका बाप उसके लिए बेहद हसास था। ये एहसास उसके अंदर एहसास तफाखुर पैदा करता था। वक्त गुजरने के साथ बाप बेटी के इस जज्बाती रिश्ते में ठहराव वाक़या हुआ था। वो अपनी स्टडी में मसरूफियत हो गई और दिलावर बख्त अपनी कारोबारी मसरूफियात में मसरूफ होता चला गया। उस दौरान बहुत से पल ऐसे गुजरे कि चाहकर भी उसे अपने बाप का साथ, उनका कुर्ब मुयस्सर ना हो सका। हत्ता के दिलावर बख्त ने कमर जहां से शादी कर ली। उस वक्त उसे फितरी तौर पर दुख हुआ। कमर जहां से हसद भी महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कमर जहां ही वो वाहद औरत थी जो उसके और दिलावर बख्त के दरमियान दीवार बनकर आ खड़ी हुई। लेकिन ये एहसास भी उसे तब तक मुतासिर कर सका जब तक उसकी कमर जहां से ज़हनी हम आहंगी डेवलप नहीं हुई। कमर जहां गो के शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसके बावजूद वो बेहद सादा मजाज और नेक फितरत की हामिल रूह थी। कमर जहां से दोस्ती के बाद उसे बहुत जल्द एहसास होने लगा कि उसका बाप के साथ जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं। वो दिल ही दिल में कमर जहां की शख्सियत से मुतासिर होने लगी। गो कि उसने इस अमर का भी किसी के सामने एतराफ नहीं किया, लेकिन वो जानती थी कमर जहां के लिए उसके दिल में नेक जज्बात पलना शुरू हो चुके हैं। जिंदगी दो सूरतों से तब्दील होती है, या कोई हादसा पेश आ जाए या फिर किसी इंतहाई खतरनाक मोड़ पर जिंदगी गामजन हो जाए। मगर फारिया के मामले में इन दोनों सूरतों का फार्मूला अप्लाई नहीं होता था। उसकी जिंदगी में तब्दीली की वजह बस एक साड़ी थी, शायद नहीं। उसकी जिंदगी की तब्दीली की वजह दिलावर बख्त का उसका बाप होना था। वो एक ऐसा शख्स था कि जिस किसी की जिंदगी में भी दाखिल होता उसे धर्म भरम कर डालता, और इस बात का अदराक आज उसे रजिया बीबी के मुंह से सच जानने के बाद हुआ था। उन्होंने साफ लफ्जों में उसके बाप को कातिल कहा था, और दादी इन इल्जामात के जवाब में तन कर खड़ी भी ना हो सकी। उनका रोब और दबदबा समंदर के झाग की मानित बैठता चला गया। घर आकर वो सख्त मायूसी
और डिप्रेशन का शिकार थी। वो सबीहा से हजार सवाल करना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, मगर उनके हमा से दूरी इख्तियार करने के मशवरे ने उसे मजीद मुश्तअल कर डाला। वो उस पल जो भी मुंह में आया कहती चली गई। वो खुद को इस कदर बेबस महसूस कर रही थी कि सबीहा के सामने अपने दुख का इजहार भी नहीं कर पाई। उसके दिल में कुछ था जो सुई की नोक की तरह चुभ रहा था, और चुभन का नाम था शबनम। शबनम एक तवाइफ की बेटी। ये तस्वीर का एक रुख था, दूसरा रुख मजीद जानने अफरोज था। शबनम दिलावर बख्त की बेटी, यानी कि फारिया की सौतेली बहन। वो लड़की उसे पहली नजर में ही शदीद बुरी लगी थी, और उसके लिए वो अपने दिल में सवाए नफरत के जज्बात के और कोई दूसरा ताल्लुक तलाश नहीं कर पाई थी। मगर खुदा की करनी कि जहां वो नफरत का ताल्लुक रखने के लिए भी वो आमादा ना थी, वहां उस लड़की से उसका खूनी ताल्लुक निकल आया था। ओ मेरे खुदा, ये मैं किस मुसीबत में जा फंसी हूँ। कोई रास्ता समझ आ रहा है, ना ही नजर आ रहा है। तू ही कोई रास्ता सुझा या रब। मुश्किल वक्त में और कोई याद आए ना आए, अल्लाह जरूर याद आता है। वो भी अल्लाह को याद करते फरियाद करने लगी। खैरियत, आप इस वक्त यहाँ बीजी? दिलावर बख्त ने उन्हें कमर जहां के साथ कमरे में आते देखा तो हैरत से इस्तफसार करने लगा। हाँ दिलावर, इस वक्त यहाँ तुम्हारे पास बहुत अहम बात है जो मैं करने आई हूँ। सबीहा बेगम फूली हुई सांसों को हमवार करते हुए बोली। कमर जहां ने चौंक कर उन्हें देखा। बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। दिलावर बख्त बहुत दिनों बाद अपनी फितरी सख्ती के हसार से बाहर आया था, इसलिए सुकून से बात कर रहा था। शायद उसकी एक सबसे अहम और बड़ी वजह फारिया का आपी मसना से रिश्ता तय करना भी था। दिलावर, जिन लोगों से तुमने फारिया का रिश्ता तय किया है, उन्हें तुम जितना जल्द हो सके घर पर बुलाओ। बीजी ने दिलावर के रूबरू बैठते हुए कहा। घर पर बुलाऊं? मगर क्यों बीजी? दिलावर मुतजब हुआ। क्योंकि मैं इन लोगों से मिलना चाहती हूँ, सबीहा ने जोर देते हुए कहा। लेकिन आप क्यों मिलना चाहती हैं? ये रिश्ता जो मैंने तय किया है उसे खत्म करवाने की गर्ज से दिलावर बदगुमान होने लगा। नहीं, फारिया की शादी की तारीख पक्की करने की गर्ज से। सबीहा बेगम की इस बात ने दिलावर के साथ कमर जहां को भी गुंग कर डाला। ये क्या कह रही हैं आप बीजी? कमर जहां आहिस्तगी से उन्हें टोलने लगा। मैं ठीक कह रही हूँ कमर जहां। फारिया अभी नादान है, वो अपना अच्छा भला नहीं जान सकती। दिलावर जिन लोगों से इसका रिश्ता करना चाहता है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग हैं। मैं इन लोगों से मिल चुकी हूँ और मुझे इस रिश्ते को कबूल करने में कोई आर नहीं। सबीहा ने कमर जहां को देखते हुए पुरयकीन लहजे में कहा। सबीहा की बात पर कमर जहां चुप सी हो गई। वैसे भी उसे दिलावर बख्त की गुस्सैली निगाहों की तपश अंदर ही अंदर लर्जाए दे रही थी। ठीक है बीजी, मैं इस हफ्ते इन लोगों को घर बुलवाता हूँ, दिलावर ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ठीक है, बस उनके कान में बात डाल देना कि हमें जितनी जल्द मुमकिन हो शादी करनी है फारिया की। मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं और मैं अपनी बच्ची को अपनी नजरों के सामने अपने घर का होता देखना चाहती हूँ। सबीहा बेगम अपनी बात कहकर वहां से उठकर चली गई। दिलावर उनकी बात पर मुस्कुराते हुए मोबाइल पर कॉल मिलाने लगा। फारिया, मुझे सच सच बताओ, हमाद के घर में आखिर हुआ क्या है? कमर जहां फारिया के कमरे में दाखिल होते ही जज्बाती अंदाज में इस्तफसार करने लगी। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती, फारिया ने नजरें चुराते हुए कहा। तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, कमर जहां ने उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा। प्लीज कमर, मुझे मजबूर ना करें, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, फारिया ने धीमे लहजे में कहा। क्यों छुपा रही हो मुझसे तुम हकाइक? कमर जहां ने इस बार सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। क्योंकि आगाही एक अजाब है कमर जहां, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आप भी इस आग में जलें। फारिया ने नरमी से कमर जहां का हाथ थामते हुए समझाया। तुम्हें क्या खबर कि मैं अभी भी किन अनदेखी आग में झुलस रही हूँ। खैर, तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, मगर मैं तुम जान लो कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर सकती। कमर जहां इतना कहकर वापस जाने को मुड़ी। कमर जहां, एक मिनट रुकिए। फारिया उसके कहे गए आखिरी जुमले पर ठिठकते हुए बेइख्तियार उसे रोकने लगी। बोलो, फारिया ने खुफगी भरे लहजे में कहा।
क्या हुआ है? फारिया परेशानी से पूछने लगी। बीजी ने दिलावर से कहा है वो जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी की तारीख तय करके तुम्हें इस घर से रुखसत करें। कमर जहां ने साफ लफ्जों में उसे सारी बात बता डाली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा किसी कीमत में नहीं हो सकता। दादी ऐसा नहीं कर सकती। फारिया बेयकीनी से उसे देखती चली गई। बीजी ऐसा कर चुकी हैं फारिया, और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। कमर जहां उसके दिल के हाल से बेखबर होकर जताते हुए नरूठेपन से बोली, नहीं, मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगी। मुझे हमाद से बात करनी होगी। वो हैजानी कैफियत में मुब्तला मोबाइल पर कॉल मिलाने लगी, मगर हमाद का नेटवर्क बंद था। वो बेबसी के आलम में सर पकड़कर बैठ गई। फारिया, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। उसकी हालत देखकर कमर जहां का दिल पसीज गया। नहीं बता सकती कमर, मैं नहीं चाहती तुम्हारा दिल बुरा हो, वो निढाल सी बोली। अच्छा, फिर अब क्या करोगी? कमर जहां ने परेशानी से पूछा। बस एक ही रास्ता है, एक मुलाकात करूंगी। फारिया सर उठाकर अजीब से लहजे में बोली। मुलाकात? मगर किससे? कमर जहां मुतजब हुई। रजिया बीबी से। फारिया इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गई।